यदि नरेशन में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने को लेकर आज तक आप कंफ्यूज रहे हैं, तो गलती से आप सही वीडियो पे आ गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यदि 1% भी कहीं भी एंड बट कोई डाउट रह जाती है, तो आप जो कहिए हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है। यदि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको क्लियर है, तो 100% गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, एसके टिप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कॉन्सेप्ट नंबर 1। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आज स्टार्ट हो रहा है, इसको 2-3 वीडियो में खत्म किया जाएगा, जिसमें आज सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट में ये नियम आपका जो है, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 की पॉइंट्स हैं, और यदि आप उसे याद रखते हैं तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला की पॉइंट्स क्या कहता है कि आरबी में आए हुए सैड या सैटू को, यहाँ पे देखिए टू छूट गया है। आरबी में आए हुए सैड या सैटू को भाव के अनुसार, यहां ध्यान दीजिए, विस्ड, कर्स्ड, ब्लेस्ड और प्रेड में बदल देते हैं। कह रहा है कि आरबी में आए हुए सैड या सैटू को भाव के अनुसार विस्ड, कर्स्ड, ब्लेस्ड और प्रेड में बदल देते हैं। आगे कह रहा है कि कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट लगाते हैं, और इसमें कंजंक्शन के रूप में क्या लगाते हैं बाबू, दैट का प्रयोग करते हैं। ये दो बातें हो गई। और आगे कहा है कि वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं। तो आप कहेंगे कि सर वाक्य होता कैसे है, इसीलिए मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव की स्टार्टिंग सामान्यतः मे से होती है। किससे होती है बाबू, मे से। 90% इसके जो सेंटेंस होते हैं वो मे से शुरू होते हैं। और हम सभी जानते हैं ये भी है कि मे एक हेल्पिंग वर्ब है, और जब किसी भी वाक्य की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है तो उसे सामान्यतः क्या माना जाता है, इंटेरोगेटिव माना जाता है, जिसे एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। हम पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़े भी थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ सेंटेंस में से जरूर स्टार्ट होता है। यह देखने में इंट्रोगेटिव की तरह लगता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव होता नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसलिए इंट्रोगेटिव के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन का, उसको फुलफिल करता है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव की तरह उसमें काउंट कर लिया जाता है, लेकिन ये होता नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं। इसको अभी एग्जाम्पल के जरिए हम कंफर्म करेंगे कि वाक्य को असर्टिव में बदलने का क्या मतलब है। मतलब वाक्य यदि मे से स्टार्ट हो रहा है तो मे यहाँ पे मीनिंगलेस होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पर जब ये मे से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, तो इसलिए इसे इंट्रोगेटिव की तरह माना जा रहा है। समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है कि यदि इंट्रोगेटिव की तरह है तो इसे हम किस में बदल देंगे, असर्टिव में। और असर्टिव की एकमात्र पहचान क्या होती है कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसमें कहीं भी डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट नहीं होगा, हेल्पिंग से स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, सब्जेक्ट दिखेगा, और वाक्य के लास्ट में क्या दिखेगा, फुल स्टॉप। तो वही कह रहा है कि वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं तथा मे को माइट में बदलकर, तथा मे को माइट में बदलकर उसे कर्ता के बाद लिखते हैं। ठीक है। इस चीज को आप एग्जाम्पल के जरिए समझ पाएंगे। बस ये तीसरा की पॉइंट आप याद रखिएगा। चौथा और आखिरी कह रहा है कि वाक्य के अंत में इंटरजेक्शन चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। ये बकवास है ना। देखिए हम सभी जानते हैं कि बाबू ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है ना, जिसे हम लोग इंटरजेक्शन भी कहते हैं। तो इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा दिया जाता है और क्या लगाया जाता है, यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब वाक्य को असर्टिव में चेंज करेंगे तो असर्टिव में चेंज करने के बाद असर्टिव की एकमात्र पहचान है कि वाक्य के लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप। तो वही ये चौथा बात कह रहा है। तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर कर लेते हैं कि ये सभी की पॉइंट्स क्या कह रहे थे। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मतलब कह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम दीर्घायु हो। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव की एकमात्र पहचान क्या होती है। मैंने हालांकि कहा कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए,
लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हम बताते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव की एकमात्र पहचान है कि वो मे से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मे से स्टार्ट हुआ है और ये मे जो है यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं देता है। और यदि मे एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हम सभी जानते हैं, तो बताइए हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो वह इंट्रोगेटिव के कैटेगरी में चला जाएगा ना। लेकिन चूंकि ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा था कि आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को, सबसे पहला की पॉइंट यही था, आरबी में आए हुए सेड या सेड टू को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं बाबू, तो आरएस का जो वाक्य है उसको पढ़ेंगे और उसका भाव चेक करेंगे कि इसका क्या भाव है। भाव कहने का मतलब क्या है, देखिए, तो यहाँ भाव का तात्पर्य है कि इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और पढ़ करके इसका जब अर्थ निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यह विश यानी इससे इच्छा जाहिर हो रही है कि इससे श्राप यानी किसी को जब श्राप देते हैं तो बददुआ जाहिर हो रहा है, या फिर किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, या किसी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। यहाँ भाव का तात्पर्य कहने का मतलब यही है। तो कह रहा है कोई कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी कोई कह रहा है कि आप दीर्घायु हो, आप लंबे समय तक जिए। तो आप बताइए, आप लंबे समय जिए, किसी की इच्छा हो सकती है या किसी का आशीर्वाद हो सकता है। तो अब यहां पर भी कैसे पता चलेगा कि सर ये ब्लेस है कि विस्ट है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इन सभी अंतरों को हम जानेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि कोई इच्छा जाहिर कर रहा है कि आपकी उम्र लंबी हो। तो यहाँ पे इसलिए हमने सेट टू किसमें बदल दिया, विक्स्ड में। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी विस्ड मी, कंजंक्शन हमने दैट लगाया, हमने पढ़ा था कि इसमें कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। देखिए कंजंक्शन दैट लगा दिया हमने, और यहाँ पर वाक्य को असर्टिव में चेंज करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप बताए होंगे, जहां पर बताए होंगे कि यदि कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसे असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। तो बाबू इसको हम कर्ता के बाद भेज देते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पे ये मीनिंगलेस है, तो इसको असर्टिव में चेंज करने का तात्पर्य बस यही है कि इसको इस कर्ता के बाद भेज दीजिए। तो चूंकि यू सेकंड पर्सन है तो यह भी बदल जाएगा, इस मी के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा। और बाकी ये माई को देखिए, यहाँ पे लिखा था कि वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं तथा मे को माइट में बदलकर उसे कर्ता के बाद देखते हैं। तो वैसे भी हम नरेशन में पढ़े होंगे, जब हम टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम पढ़े होंगे तो वहीं पे मॉडल में परिवर्तन संबंधी नियम भी पढ़े होंगे। तो बताए होंगे कि मे को माइट में, कैन को कुड में, समझ रहे हैं, विल को वुड में, सेल को शुड में, और बाकी जितने मॉडल हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो मे को माइट में बदलते हैं, ये बात हम पहले से भी जानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मे को माइट बदल दिए और इसको कर्ता के बाद लिख दिए, तभी तो असर्टिव में चेंज होगा ना जी। और बाकी चीजों को मैंने कॉपी किया है। वाक्य के लास्ट में यहाँ पे हमने फुल स्टॉप क्यों लगाया, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो एकमात्र पहचान है, असर्टिव का लास्ट में क्या दिखना चाहिए, फुल स्टॉप। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि द हर्मिट सेड, यानी साधु ने कहा, क्या कहा जी, कि मे यू ऑल गो टू हेल, यानी तुम सभी नर्क में जाओ। अब आप बताइए इस वाक्य का सेंस क्या है। इस वाक्य का सेंस है श्राप, श्राप बोलते हैं उसे, मतलब श्राप, जिसे आप श्राप समझते हैं, है ना, बद्दुआ। तो ये बद्दुआ है, तो बद्दुआ के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं, कर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि आरबी में आए हुए सेड टू किसमें बदल देंगे, कर्स। भाव कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये द हर्मिट कर्स, अर्थात यहाँ पे इसका सेंस है कि साधु ने श्राप दिया। दैट की कंजंक्शन दैट लगाते हैं, दैट लगा दिया हमने, वाक्य को सर्टिव बदला, मे को माइट बदल के ऐसे करते के बाद लिखना है। यानी कि इन साधु के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम सभी नरक में जाओ, मतलब वे लोग नरक में जाए, सेंस है इसका। तो हम यू इसके ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अपने मन से हम मान लेते हैं, अभी ना माने भी बदल सकते हैं। यहाँ पे तुम लोगों का सेंस है, यानी कि युवाल कह रहा है तो तुम सब प्लूरल है, इसके चलते हम यहाँ पे दे मान लिए हुए हैं। आप चाहे तो उधर प्लूरल कोई भी ऑब्जेक्ट रख करके हम इसे बदल सकते हैं, नहीं भी रखें तो भी बदल सकते हैं। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द हर्मिट कर्स दैट दे ऑल गो टू हेल। तो इस तरीके से इसका क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच। अगला एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू। कह रहा है कि भगवान तुम्हें क्या दे, आशीर्वाद दे। तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो यहाँ पर कोई प्रार्थना कर रहा है ना भगवान से, तो वही कह रहा है कि ही प्रेड, उसने प्रार्थना किया। दैट की कंजंक्शन यहाँ पे लग गया और यहाँ पर मे को माइट में बदला, गॉड के बाद दे दिया यहाँ पे देखिए माइट, बाकी को कॉपी कर दिया। क्योंकि यू सेकंड पर्सन है तो इसे हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ अपने मन से मान लिया कि उधर क्या था, मन में ही मान लिया कि उधर मी था, कुछ भी था, है कि नहीं, मी था तो उसको वहां पे मी कर लिया, है ना। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और इससे लेकर यदि आप कंफ्यूज हैं तो आप हमारे एक पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम है, शायद नरेशन का ओवरऑल
पार्ट 2 या पार्ट 3 रहा होगा, उसको आप देखें, ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आगे कह रहा है कि माई मदर सेड टू मी, यानी मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मे यू पास इन द टेस्ट, तो मेरी माँ की इच्छा है कि मेरी माँ का आशीर्वाद है। तो हमने क्या बोला कि ये जो विश में और ब्लेस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे जिससे पता चल जाएगा कि कब विश होता है और कब ब्लेस होता है। फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पर ये ब्लेस है, तो यहाँ कह रहा है कि माई मदर ब्लेस्ड मी, यानी मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, दैट कि आई, मे को माइट में बदला, यू सेकंड पर्सन बदल गया, बाकी मे को माइट में बदला, इसके बाद लिखा, बाकी सेंटेंस को कॉपी किया है। आगे देखिए, कह रहा है कि ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, तो यहाँ पे आपके अनुसार क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखिए, मे गॉड, भगवान से कोई प्रार्थना कर रहा है आपके लिए, कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। तो यहाँ पे देखिए ही और आप प्रेड, है ना, मी, ही प्रेड मी दैट गॉड, और मे माइट में बदला तो यहाँ पे माइट आ गया, और बाकी हेल्प और ये मी बदला है, सेकंड पर्सन से कैसे मी आया है ये समझ सकते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन ये सेंटेंस में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 क्रॉस, ये ब्लंडर है ना। तो कैसे है, अब यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा होगी कि सर क्यों, इसमें तो कहीं कुछ गलती दिख नहीं रही है ना। खत्म करते हैं, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए कुछ नोट देख लेते हैं, और यदि ये नोट आप याद नहीं रखते हैं तो फिर आपकी जानकारी अधूरी हो जाएगी और आप कंफ्यूज रहेंगे। देखिए, सबसे पहला नोट कह रहा है कि भगवान से प्रार्थना के लिए सैड या सैड टू को प्रेड में ही बदला जाता है। तो एक पहला सवाल यह हो सकता है कि सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ भगवान से प्रार्थना है कि नहीं है? तो इसके लिए लिखा हुआ है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लिखा है कि अर्थात यदि किसी वाक्य के बाद, है ना, यदि किसी वाक्य के बाद नहीं, यहाँ पे कहना चाहिए था कि यदि किसी वाक्य में के बाद, ऐसा होना चाहिए था कि यदि किसी वाक्य में के बाद, समझ रहे हैं, यदि किसी वाक्य में, है ना, तब लिखना है के बाद गॉड लिखा हो, मे के बाद क्या लिखा हो जी, गॉड लिखा हो, तो समझ लें कि वहां भगवान से प्रार्थना किया गया है। सिंपल सी बात है कि यदि आरएस की किसी भी वाक्य की स्टार्टिंग में तो नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में से हो सकती है, तो यदि आरएस की किसी भी वाक्य में गॉड शब्द आपको लिखा मिल जाता है तो समझ लें कि उसमें प्रार्थना किया गया है। ठीक है, भगवान से प्रार्थना किया गया है। तो उस कंडीशंस में कह रहा है कि आरबी में आए हुए साइड एसाइड को किसमें बदलेंगे? प्रेड में ही बदलेंगे, क्योंकि देखिए ये सब ऑप्टेटिव में जो शब्द होते हैं ना, जो आरबी में आए हुए साइड एसाइड को चेंज कर रहे हैं, ये आपस में कंफ्यूजन होते हैं। कई बच्चा ये समझेगा, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि आपकी लंबी उम्र हो, तो कोई सोचेगा कि ये मेरी इच्छा है, उसकी इच्छा भी हो सकती है कि भाई लंबी उम्र हो। कोई सोचेगा कि आशीर्वाद भी दे सकता है कि भाई आशीर्वाद भी हो सकता है, और कोई कह रहा है कि हो सकता है कोई भगवान से प्रार्थना करके कह रहा है कि उम्र लंबी हो। समझ रहे हैं? हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये पहला ट्रिक आपको बताया कि यदि किसी भी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आरएस के अंदर गॉड लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे आरबी में आए हुए साइड एसाइड टू को प्रेड में ही बदलेंगे। अब यहाँ पे प्रेड से संबंधित एक बात और भी है जो ध्यान रखने योग्य है, जहां पे 90% बच्चा कंफ्यूज या गलती करता है कि कह रहा है कि प्रेड के साथ यदि आरबी में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आया हो तो कह रहा है कि तो उसे रिमूव कर देना है, रिमूव कर देना ज्यादा अच्छा होता है। कह रहा है अन्यथा यदि आप उसे लिखना चाहते हैं तो प्रेड को प्रेड फॉर में बदला जाना चाहिए। इस बात को भी एग्जांपल्स हम क्लियर करेंगे। जो एग्जांपल हम पिछली स्लाइड में लिख के गलत किए थे वो क्यों गलत था हम आपको बताएंगे। सिंपल सी बात है कि जब आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे आरबी में आए हुए सेट सेट टू को हम प्रेड में बदलेंगे, तो ये भी देखना है कि यदि उसमें ऑब्जेक्ट आया है, आरबी में कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब सेट या सेट टू को प्रे में आप बदल रहे हैं तो वहां से ऑब्जेक्ट को हटा दें, और नहीं यदि आप उसे रखना चाहते हैं तो प्रे के साथ फॉरवर्ड जोड़ दें। ऐसा क्यों, कारण के साथ अभी एग्जांपल में आप समझ जाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि विश वियस ब्लेस, है ना भाई, प्रे में कब बदलते हैं उसका तो एक ट्रिक है, गॉड से आप उसको सेपरेट कर लिए। अब देखते हैं कि सर विश और ब्लेस में क्या, क्योंकि देखिए कर्ज की एक अलग ही दुनिया है। कर्ज का मतलब होता है श्राप देना, बद्दुआ देना। तो समझ जाए, भगवान करे उसका पैर टूट जाए, भगवान करे तुम एग्जाम में फेल हो जाए, साधु ने कहा तुम सब नरक में जाओ, तो ये सब एकदम समझ जाइए बद दिमाग का भी समझ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आने वाली है प्रे में, विश में, ब्लेस में। तब मैंने प्रे को बता दिया है। अब देखिए विश और ब्लेस को कैसे समझ सकते हैं। कह रहा है कि जब भी कोई वाक्य आपको मिलता है तो कह रहा है कि यदि आरबी का कर्ता आरएस के कर्ता से श्रेष्ठ होता है, आरबी का कर्ता आरएस के कर्ता से क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। मतलब जो कह रहा है
है ना, वाक्य की स्टार्टिंग आरबी से होती है ना, तो आरबी का जो कर्ता है मतलब वो कहने वाला जो है, यदि वो बड़ा है किससे, आर एस के कर्ता से, तो वहां पर आप क्या मानिएगा, उस कंडीशन में आरबी में आए हुए साइड साइड टू को ब्लेस में बदलना ज्यादा अच्छा माना जाता है और ब्लेस ही वहां होता भी है। ये बताइए, छोटा व्यक्ति कभी बड़े को आशीर्वाद नहीं दे सकता, बड़ा व्यक्ति ही छोटे को आशीर्वाद देता है। तो इसलिए जो है कि जब आरबी का कर्ता आरएस के कर्ता से बड़ा होगा तो समझ जाइएगा वहां पर आरबी में आए हुए सेड एसेट को ब्लेस में ही बदला जाएगा। अब जैसा नहीं होगा तो विस में बदला जाएगा। तो आई होप ये विस वीएस वर्सेस ब्लेस के बीच का जो कंसेप्ट है ये समझ पाए होंगे। एक लास्ट यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है, कह रहा है कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें मे का प्रयोग नहीं हुआ रहता है, अतः ऐसी स्थिति में वहां अपने मन से मैं मानकर उसे माइट में बदलकर कर्ता के बाद लिखा जाता है। कहेंगे इतना लंबा चौड़ा क्या बोल दिए। हमने ये कहा कि आजकल की दुनिया मॉडर्न में देखिएगा कि बहुत सारी चीजें हैं कि जो धीरे धीरे बदलती रहती हैं, हर भाषा में ये चीज होता है। तो आज जो है इंपरेटिव में मैंने कहा, सॉरी ऑप्टेटिव में मैंने क्या बोला कि ऑप्टेटिव की एकमात्र पहचान है कि वो सामान्यतः मे से स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी आज लोग बोल रहे हैं जो बिना मे के बोल देते हैं और उसको सही माना गया है। तो बिना मे का यदि कोई सेंटेंस आ जाता है, जैसे आपने किसी को बोलते हुए देखा होगा गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव यू, गॉड हेल्प यू, है ना, जो कि होना क्या चाहिए था, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव यू, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लोग मे को नहीं बोल रहे हैं। तो यदि ऐसा वाक्य एग्जामिनर आपको दे देता है तो ये मानना है कि वहां पर मे है, होना ही चाहिए था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में लोग नहीं भी बोल रहे हैं। तो यदि ऐसे वाक्य आपको मिल जाता है तो वहां पे ये दिमाग में रखना है कि वहां पे मे है और मे को माइट में बदलना है, गॉड के बाद लिख देना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे गॉड शब्द लिखा आ गया तो ये समझ लीजिएगा यहाँ पे प्रे है, प्रार्थना ही है। तो यहाँ पे सेड टू या सेड टू किसमें बदलना है, प्रेड में। लेकिन यहां एक बात और, नोट नंबर 2 क्या कह रहा था कि जब प्रेड में आप बदलेंगे, यदि इसमें ऑब्जेक्ट है तो ज्यादा बेहतर होगा कि इस ऑब्जेक्ट को क्या करें बाबू, रिमूव कर दें, और यदि आप लिखना चाहते हैं तो फिर इसे फॉर के साथ लिखें। अब देखिए पहले वाले स्लाइड में इसको हम बनाया था और इसको क्या किए थे हम, गलत। अब गलत क्यों किए थे इसका कारण समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको ऐसे बदलेंगे तो इसकी हिंदी पता है क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी कि ही प्रेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना किया। अब बताइए मुझसे प्रार्थना किया है वो, ऊपर वाले वाक्य में उसने मुझसे कहा है कि भगवान तुम्हारी मदद करे, तो यहाँ पर उसने मुझसे प्रार्थना नहीं किया है, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना किया है। समझ रहे हैं, तो इसीलिए ये बलंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाक्य को मैंने गलत क्यों किया था कि जब भी प्रे में जब बदल रहे हैं उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट को हटा दें तो सेंस का अच्छा होगा, और नहीं तो यहाँ पे फॉर लगा दें। बाबू फॉर का मतलब होता है के लिए, इतना तो आप जानते होंगे ना। तो ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना किया कि, यानी यहाँ पर भगवान, समझ रहे हैं, तो भगवान उसकी मदद करे। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि यह गलत क्यों था। और देखिए कह रहा है कि ही सेड गॉड ब्लेस यू, ये वाक्य भी मैंने पिछली स्लाइड में दिया था और इसको गलत किया था, यही बनाए थे हम लोग, ये गलत था। क्यों गलत था बाबू, मैंने क्या कहा कि गॉड ब्लेस यू इसमें मे होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर नहीं दिया मॉडर्न में, तो नहीं दिया तो मान लो कि यहाँ पे मे है, तो मे हम मान लेंगे, तो मे मान के उसे माइट में बदल देंगे या उसे गॉड के बाद लिख देंगे। अब चूंकि गॉड है तो प्रे है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा बाबू, प्रेड लिखा। तो ही प्रेड दैट गॉड, और यहाँ पे माइट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, अपने मन से आमी मानना है तो माइट होना चाहिए था, यही सेंटेंस में गलती थी। तो यहाँ पे इसके बीच में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर माइट का प्रयोग कर दीजिएगा, सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए कह रहा है कि ये दो एग्जांपल हम केवल समझाने के लिए दिए हैं, बनाए नहीं हैं। देखिए हमने क्या कहा, ये जो विस वर्सेस ब्लेस बताया ना कि आरबी के कर्ता आरएस के कर्ता से श्रेष्ठ हो, तो देखिए कैसे, जैसे माई मदर सेड टू मी। अब बताइए मेरी माँ ने मुझसे कहा, आगे कह रही है कि मे यू पास इन द एग्जामिनेशन, तो ये यू कौन है, हम हैं, और कहने वाली कौन, मेरी माँ है, अर्थात इसका सब्जेक्ट है आरबी का मेरी माँ और इसका सब्जेक्ट है यू अर्थात तुम। आप बताइए तो मेरी माँ बड़ी हुई कि नहीं हुई, अर्थात आरबी का जो कर्ता है वह आरएस के कर्ता से बड़ा है कि नहीं है, तो ये समझना है। यदि ये बड़ा है तो यहाँ पर आरबी में आए हुए सेड एसेट टू किसमें बदलना है बाबू, ब्लेस में बदलना है, ढेर दिमाग नहीं लगाना है, साइंटिस्ट बनोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मान के चलिए, यहाँ पे क्या है, आशीर्वाद है, मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं एग्जाम में पास हो सकूं। अब आगे देखिए कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग। अब बताओ उसने
है कि नहीं? ये कोई नॉर्मल व्यक्ति है, समझ लो, ऐसा मान लो, अगर कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम एग्जाम में पास हो जाओ। हो सकता है एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है, तो इसमें छोटा बड़ा के बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो छोटी बड़ी की चीजें जो है वो स्पष्ट दिखेंगी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहे कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, कुछ भी, या तुम एग्जाम में पास हो जाओ, या कुछ भी ऐसा बोले, है ना, या तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, तो बताओ आरही का जो कर्ता है वो आर एस के कर्ता से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो उस कंडीशन में ब्लेस, है ना। तो इस तरीके से तो ये सेंटेंस में क्या होगा जी, यहाँ पर विश लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, और इसमें ब्लेस लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। हमारी वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि आप कुछ सीख पाते हैं, तो आप हमारे चैनल एसके डीप स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।